वर्षा अपने पति के साथ बड़ी खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी। शाम का वक्त था, वह जल्दी जल्दी अपने पति के लिए खाना तैयार कर रही थी। तभी फ़ोन की घंटी बजी। उसने जैसे ही फ़ोन उठाया, फ़ोन के दूसरी तरफ एक अनजान आदमी बोल रहा था। उसने जो भी कुछ वर्षा से कहा, वह सुनकर वर्षा की आंखें फटी रह गईं और रिसीवर हाथ से नीचे गिर गया था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। उसने किसी तरह खुद को संभाला और 1 मिनट के लिए सोफे पर जाकर बैठ गई और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। तभी उसकी नौकरानी उसके पास आई और उसके रोने की वजह पूछी और उसे चुप करने लगी। वर्षा ने रोते हुए बताया कि उसके पति का एक्सीडेंट हो गया है और वह अस्पताल में है, उसे अभी जाना होगा। नौकरानी ने वर्षा का साथ दिया और दोनों अस्पताल पहुंची। लेकिन वर्षा नहीं जानती थी कि अब उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है। वर्षा का पति मौत की नींद सो चुका था। वर्षा की नौकरानी ने वर्षा के घर वालों को और उसकी ससुराल वालों को फ़ोन कर दिया था। सभी हॉस्पिटल आ गए और उसके बाद वर्षा की ज़िंदगी बिल्कुल तन्हा हो गई। वर्षा अपने पति के साथ अलग घर में रहती थी। जैसे तैसे कुछ दिन तक वर्षा की माँ उसके साथ रही और 1 महीना गुजर गया। अब वर्षा की माँ को अपने घर जाना था। वर्षा की माँ उसे मायके ले जाना चाहती थी, लेकिन उसने साफ मना कर दिया था कि वह मायके वालों पर बोझ नहीं बनेगी। और फिर उसने अपने आसपास एक स्कूल में नौकरी कर ली। उसकी माँ भी चली गई। दिन में नौकरानी आती, लेकिन रात को वर्षा बिल्कुल तन्हा हो जाती थी। रात के टाइम जब कुत्ते भौंकते तो उसे बहुत ज़्यादा डर लगता। पूरी पूरी रात वह सो नहीं पाती थी। घबराहट के मारे उसका बुरा हाल रहता और उस वक्त उसे अपने पति की बहुत ज़्यादा याद आती। उसने अपनी एक सहेली को अपनी सारी परेशानी बताई तो उसकी सहेली ने उसे सलाह दी कि उसका घर बड़ा है, इसीलिए उसे अपने साथ किराएदार रख लेने चाहिए। इस तरह से उसके 2 काम हो जाएंगे। किराए से जो पैसा आएगा उससे वर्षा को फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा और अकेलापन भी ख़त्म हो जाएगा। वर्षा को अपनी सहेली की राय बहुत अच्छी लगी। उसने अपने आसपास में और सभी जगह ये बात फैला दी कि उसे किराएदार चाहिए, लेकिन फैमिली वाले हों। उसे नहीं पता था कि उसकी बात इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। 2-3 दिन में ही उनके घर पर एक बूढ़ा आदमी आया और उसे किराया तय करके मकान की बात पक्की कर गया। बूढ़े की एक पत्नी थी और बूढ़ा था। वर्षा ने सोचा बूढ़े की पत्नी भी बूढ़ी ही होगी, लेकिन अगले दिन जब बूढ़ा अपने साथ अपनी पत्नी को लेकर आया तो वर्षा उसे देखती ही रह गई। बूढ़े की पत्नी बहुत कम उम्र की थी, करीब 20-25 साल की उसकी उम्र होगी। वर्षा तो उस लड़की को उस बूढ़े की बेटी समझ रही थी, लेकिन उस बूढ़े ने कहा, नहीं नहीं, ये मेरी पत्नी है। उस लड़की को देखकर वर्षा को ऐसा लगा कि वह कुछ परेशान सी है। वर्षा ने अपना घर उन्हें दिखा दिया और किराए पर रख लिया। पूरा दिन वर्षा यही सोचती रही कि पता नहीं लड़की के घर वालों की ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी जो उन्होंने अपनी बेटी की शादी इतने बूढ़े आदमी के साथ करवा दी। शाम हुई तो वर्षा ने सोचा कि वे लोग आज ही तो आए हैं, आज तो उनको अपना घर सेट करने में काफ़ी वक्त लग जाएगा। शाम का खाना उन्हें मैं बनाकर दे देती हूँ। यही सोचकर वर्षा किचन में आ गई और 3 लोगों का खाना बनाने लगी। खाना बनाकर खाना लेकर ऊपर चली गई। जब वर्षा ने दरवाजे पर दस्तक दी तो किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। जब दरवाज़ा नहीं खुला तो वर्षा ये सोचकर परेशान हो गई कि पता नहीं मैंने ऊपर आकर अच्छा भी किया है कि नहीं। वह वापस पलटने ही लगी थी कि उस बूढ़े आदमी ने, जिसका नाम राजेश था, दरवाज़ा खोला। उसने वर्षा के हाथ में खाने की थाली देखी तो कहने लगा, बहन आपने क्यों तकलीफ़ की? रीना खाना बना रही है। वर्षा कहने लगी, इसमें तकलीफ़ की कौन सी बात है, ये तो मेरा फ़र्ज़ बनता है। उसे क्या ज़रूरत खाना बनाए, मैं ले आई हूँ। इतना कह वह कमरे के अंदर दाखिल हो गई कि अचानक राजेश उसके सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, दरअसल रीना अभी सो रही है, उसके सिर में दर्द तेज़ था, अगर अचानक उसकी नींद खुल गई तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। राजेश की बातों पर वर्षा ने सिर हिला दिया और वापस चली आई, लेकिन उसके दिमाग में हज़ारों सवाल पैदा हो गए थे। वर्षा सोच में पड़ गई कि राजेश ने एक ही वक्त में 2 बातें क्यों कहीं। पहले तो वह कह रहा था कि रीना खाना बना रही है और बाद में बोल रहा था सो रही है। वर्षा सोचने लगी कि रीना मेरे पास ज़रूर आएगी और खाने के लिए मेरा शुक्रिया अदा करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वर्षा ने उसका बहुत इंतज़ार किया, लेकिन वह नीचे नहीं आई। फिर वर्षा अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। आज वर्षा बहुत तसल्ली से थी। वह सोचने लगी, आज मुझे चोरों से डरने की ज़रूरत नहीं है।
ना मुझे कुत्तों के भौंकने से डर लगेगा। वर्षा को यकीन था कि आज की रात बहुत सुकून से गुजरेगी। उसने सुकून भरी एक सांस ली और आराम से सो गई। लेकिन आधी रात ही उसकी आंख खुली और वह हड़बड़ाकर उठ बैठी और सोचने लगी कि मेरी आंख कैसे खुल गई। तभी उसके कानों में किसी लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था कि चीखने वाली लड़की बहुत तकलीफ़ में है। वर्षा ये सुनकर बहुत डर गई। उसने अपने कानों पर हाथ रख लिया। आवाज़ सुबह के 5 बजे तक होती रही। फिर आवाज़ आनी बंद हो गई तो वर्षा सोई और उसकी 8 बजे आँख खुली। चाय पीने के बाद वह बाहर लाउंज में आकर बैठ गई। वर्षा ने राजेश को जाते हुए देखा। वह सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था वह काम के सिलसिले में बाहर जा रहा है। वर्षा को वह वक्त उससे कुछ भी पूछने का सही नहीं लगा, क्योंकि कल से वर्षा की रीना से कोई बात नहीं हो पाई थी। वर्षा उसके साथ बैठकर उसके बारे में जानना चाहती थी। इसीलिए वह जल्दी से सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर वाले कमरे तक गई और जल्दी से दरवाज़ा खटखटाने लगी। कोई आवाज़ नहीं आई। उसने दोबारा से दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन जब दरवाज़ा नहीं खुला तो वापस लौटने लगी। तभी रीना की घबराई हुई आवाज़ उसको सुनाई दी। वह कहने लगी, दीदी आप ही हैं ना? वर्षा ने कहा, हाँ हाँ मैं ही हूँ, तुम पहले दरवाज़ा तो खोलो। तभी वर्षा को रेखा की सिसकती हुई आवाज़ आई। उसने कहा, दीदी मैं दरवाज़ा कैसे खोलूँ? दरवाज़ा तो राजेश बाहर से ताला लगा कर गया है। उसकी बात सुनकर वर्षा सोच में पड़ गई। तभी वर्षा की नज़र दरवाजे पर लटके छोटे से ताले पर पड़ी। वर्षा ने पूछा, रीना तुम्हारा पति तुम्हें बाहर से बंद करके क्यों गया है? उसने कहा, मेरा पति मुझ पर शक करता है। उसकी उम्र मुझसे ज़्यादा है ना, उसे हर वक्त यही डर लगा रहता है कि कहीं मैं उसे धोखा ना दे दूं। रीना की ये हालत देखकर वर्षा को बहुत दुख हो रहा था। वर्षा ने पूछा, अच्छा पहले तुम ये बताओ कि तुम ठीक हो ना? नहीं दीदी मैं खुश नहीं हूँ। उसकी हालत देखकर वर्षा ने कहा, रीना मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करना चाहती हूँ। तभी रीना बोली, दीदी आप ये सब राजेश को मत बताइएगा कि आप यहाँ पर आई थी या मैंने आपसे कुछ भी कहा। वर्षा बोली, हाँ हाँ तुम फिक्र मत करो, ऐसा ही होगा, मैं राजेश से कुछ नहीं कहूँगी। ये कहकर वर्षा नीचे आ गई। उसे रह रहकर रीना के घर वालों पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर उन्होंने ऐसा किया ही क्यों। अपनी फूल सी बच्ची की शादी एक इतनी उम्र के मर्द से क्यों कर दी जो अपनी सारी ज़िंदगी उस पर शक करते हुए गुजार देगा। फिर वर्षा अपनी रोज़मर्रा के काम निपटाने लगी और फिर सोने के लिए लेट गई। कुछ दिनों से वर्षा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसीलिए उसने अपनी जॉब कुछ दिन करने के बाद ही छोड़ दी थी। अब वह घर पर ही रहती थी, क्योंकि वह तन्हा थी। उसका अपने खर्चा भी कुछ ज़्यादा नहीं था। वह एक सीधी सादा ज़िंदगी गुजारने वाली लड़की थी, इसीलिए जो पैसे किराए से आते वह उसी में अपना खर्च पूरा कर लेती। और वैसे भी उसके मायके वाले उसका बहुत ध्यान रखते थे। उसने अपनी माँ को किराएदार के बारे में बताया तो था, पर ये सब कुछ जो चल रहा था इसके बारे में उसने किसी से भी कुछ नहीं कहा था। रात हुई तो वर्षा अपने कमरे में सोने के लिए चली गई और आज फिर वही सब हुआ जो कल रात हुआ था। उसे फिर से किसी लड़की के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना तो उसे समझ में आ गया कि आवाज़ तो कहीं करीब से आ रही थी। कहाँ से आ सकती है भला? वर्षा ने सोचा, मुझे पता लगाना पड़ेगा। वह अपने कमरे से बाहर आई तो उसे चीखने की आवाज़ से अंदाज़ा हो गया ये आवाज़ कहीं और से नहीं बल्कि ऊपर वाले कमरे से आ रही है। और चिल्लाने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि रीना है। एक पल के लिए वह सन खड़ी रह गई, फिर जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गई। आज तो पूरी रात उसे नींद आने वाली नहीं थी, इसीलिए वह सोफे पर बैठ गई। बैठे बैठे सुबह हो गई। सुबह राजेश जब नीचे आया तो उसे देखते ही घबरा गया था। वह बाहर निकलने ही वाला था, तभी वर्षा बोली, राजेश साहब मेरी बात तो सुनिए। वर्षा ने राजेश के चेहरे पर एक खौफ सा देखा था। खुद ही बोलने लगा। शायद वह समझ गया था कि वर्षा क्या पूछना चाहती है। उसने कहा, मेरी शक्ल सूरत गौर से देखिए और बताइए, क्या रीना जैसी लड़की मेरे साथ खुश रह सकती है? उस दिन तो आपने भी मुझे उसका बाप समझ लिया था। मुझसे बस यही गलती हुई कि मैं रीना के बाप की बातों में आ गया। रीना के पिता ने मुझसे 10 लाख रुपए लिए थे। वह 2 साल के वादे पर लिए थे, लेकिन 5 साल गुजर गए और वह नहीं लौटा रहा था। वह हर रोज़ बस यही कहकर टाल देता कि आज दूंगा कल दूंगा। पर अब मेरे सब्र टूटने लगा। मैंने उससे कहा
कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूँगा। पुलिस का नाम सुनते ही वह डर गया और बोला, मेरे पास तुम्हें देने के लिए फूटी कौड़ी नहीं है। तुम ऐसा करो, मेरी बेटी से शादी कर लो। अगर तुम उससे शादी नहीं करोगे तो मैं किसी और आदमी से पैसे लेकर इसे उसके हवाले कर दूँगा। दरअसल मेरी शादी बहुत पहले हो गई थी। मैं और मेरी पत्नी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे, मगर फिर एक दिन उसकी मौत हो गई। साथ ही उम्र बढ़ने के साथ साथ मुझे तन्हाई का एहसास होने लगा। जी चाहता था कि मेरा भी कोई अपना हो जिसे मैं अपना दुख सुख बांट सकूं। और फिर उस दिन जब रीना के पिता ने रीना की तस्वीर दिखाई और कहा कि अगर तुम नहीं शादी करोगे तो मैं इसे किसी और के हवाले कर दूंगा, तो फिर मैं उसकी बात में आ गया और मुझे लगा कि इस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होकर रह जाएगी। इसीलिए मैंने रीना से शादी कर ली। शादी वाले दिन ही रीना ने मेरे गाल पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और मेरे मुंह पर थूक दिया। कहने लगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी करते हुए। अब वह हर रात मुझे परेशान करने के लिए चीखती चिल्लाती है। इसीलिए मुझे अपना खुद का घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि लोग मुझ पर शक करते थे कि मैं अपनी पत्नी के साथ बुरा सलूक करता हूँ। मैं घर पर घर बदलता रहता हूँ, मगर मुझे कहीं ठिकाना नहीं मिलता। लोग रीना की वजह से मुझे जीने नहीं देते। ये मेरा तीसरा घर है। यहाँ आते वक्त मैं उसके सामने हाथ जोड़े थे कि मुझे इस आखिरी उम्र में यूँ जलील मत करो, मगर उसने मेरी एक न सुनी और यहाँ आकर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। लेकिन आपको एक बात बताऊँ, इसमें रीना का भी कोई कसूर नहीं है। वह दिमागी तौर पर बीमार हो चुकी है, उसका इलाज चल रहा है। वह लोगों को ज़ख्मी भी कर देती है। इसीलिए मैं कहीं जाता हूँ तो उसे बाहर से बंद करके जाता हूँ। वर्षा ये सारी बातें सुनकर हैरान रह गई। उसने बड़े ध्यान से राजेश की तरफ देखा और उसकी तरफ देखकर यही लग रहा था कि वह सच बोल रहा है। फिर वर्षा ने कहा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं? राजेश ने कहा, जी बोलिए। आप रीना को बाहर से बंद करके मत जाया करिए। मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगी। हो सकता है उसकी हालत में कोई सुधार आ जाए। राजेश वर्षा की बातों से परेशान हो गया और कहने लगा, आप ये सब इसलिए कह रही हैं क्योंकि आपको उसकी हालत का अंदाज़ा नहीं। जब उसे गुस्सा आता है तो वह इस कदर जुनूनी हो जाती है कि मेरे लिए भी उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। मैं ऑफिस में होता हूँ, अगर पीछे से वह आप पर हमला कर देगी तो क्या होगा? हो सकता है कि वह आपका बहुत ज़्यादा नुकसान कर दे। इसीलिए इस काम के लिए आप मुझे माफ़ कर दें। मैं ऐसा नहीं कर सकता। वर्षा बोली, जो होगा उसकी ज़िम्मेदार मैं खुद होंगी। फिर उसने अपनी जेब से चाबी निकालकर वर्षा को थमा दी और कहने लगा, आप होशियार रहिएगा। जैसे ही आपको महसूस हो कि रीना को गुस्सा आ रहा है तो फ़ौरन घर से बाहर निकल जाइएगा। वर्षा ने सिर हिला दिया तो वह उठकर चला गया। वर्षा तो बस यही सोच कर परेशान हो रही थी कि आखिर सच कौन बोल रहा है। फिर वर्षा ऊपर गई और कमरे का ताला खोलकर अंदर गई तो देखा रीना सोफे पर बैठी हुई किसी गहरी सोच में थी और बार बार अपने आंसू साफ कर रही थी। वह अचानक वर्षा को देखकर घबरा गई, रोने लगी और उठकर उसके गले लग गई। उसने कहा, दीदी, मुझे बहुत दिनों से किसी ऐसे कंधे की तलाश थी जिस पर मैं सर रखकर रो सकती। ये सच था कि वर्षा ने राजेश की बातों पर भरोसा कर लिया था, लेकिन रीना की कहानी भी सुनना चाहती थी। वर्षा सोच रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राजेश ने मुझे पागल बनाया हो और मुझसे झूठ कह रहा हो और जो भी कुछ उसने मुझसे कहा वह सब झूठ हो। फिर वर्षा ने रीना से पूछा, रीना, तुम्हें क्या परेशानी है? कहने लगी, दीदी, नहीं तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ राजेश के साथ। उसे अचानक ही अपनी बात बदल ली थी। कल जब वर्षा ऊपर आई थी तो वे कुछ और ही कह रही थी और आज उसने कहा। वर्षा सोच में पड़ गई। तभी रीना ने उससे कहा कि आप मुझे अपना घर दिखाइए। आप अपने कमरे की सजावट कैसे की है? वर्षा बोली, ठीक है, चलो दिखाती हूँ। वर्षा रीना को अपने साथ नीचे लेकर आई। नीचे आते ही रीना ने अपना बाजू वर्षा के सामने कर दिया। उस पर जलने का निशान था। यह देखकर वर्षा डर गई और उससे पूछने लगी, ये सब क्या है? रीना बोली, मैंने जो कुछ भी कल आपसे बात की, न जाने कैसे मेरे पति ने सुन ली। शायद उसने कमरे में कोई रिकॉर्डिंग लगा कर रखी है। वह मुझ पर बहुत गहरी नज़र रखता है। इसीलिए मैंने ऊपर आपसे झूठ कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है।
मेरा बूढ़ा पति मुझ पर बहुत जुल्म करता है। ये जो रात रात भर मैं चिल्लाती रहती हूँ ना, वह मुझे बहुत मारता है। वर्षा ने उन दोनों की बातों को सुना और अब उसका दिमाग उलझ कर रह गया था। उसे दोनों की बातों पर यकीन आ रहा था, पर सच कौन बोल रहा है ये नहीं समझ पा रही थी। पर सच तक पहुंचने का एक ही हल था, और वह था कि वह ऊपर वाले कमरे में कैमरा लगवा दे। वर्षा ने रीना से कहा कि मैं राजेश की बात भी सुनी है और तुम्हारी भी। मुझे समझ में नहीं आता तुम में से सच्चा कौन है और झूठा कौन। सच जानने का मेरे पास एक ही हल है कि अगर तुम सच कह रही हो तो फिर मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे कमरे में एक कैमरा लगवा देती हूँ। रीना इस बात पर मान गई। कैमरा लगवाने के लिए वर्षा ने किसी से कह दिया था। हर रात ऊपर वाले कमरे से चीखने की आवाज़ आती और सुबह राजेश वर्षा के सामने रो रो कर अपना दुखड़ा बयान करता, और दिन के वक्त वर्षा के सामने आकर रीना रोती और कहती मुझ पर जुल्म बढ़ता जा रहा है। वर्षा रीना का दिल बहलाने के लिए अपनी साड़ियाँ, मेकअप, कपड़े, गहने उसे दिखाती और उससे बातें करती ताकि किसी तरह उसका दिल का बोझ कुछ कम हो जाए और वह खुश रहे। वर्षा को इन दोनों पति पत्नी की बहुत फिक्र होती थी। वह चाहती थी कि अगर राजेश मुजरिम है तो उसे जल्द से जल्द सज़ा मिल जाए, और अगर रीना बीमार है तो उसका इलाज हो जाए। कैमरा आने में अभी 1-2 दिन बाकी थे। शाम को वर्षा ने खीर बनाई तो सोचा रीना को दे आती हूँ। यही सोचकर वह सीढ़ियों से चढ़कर खीर देने गई। तभी रीना की आवाज़ वर्षा के कानों तक आई। वह किसी से कह रही थी, आज तुम पूरी तैयारी के साथ आना, वह कमज़ोर है, उसे काबू करना आसान है। ये बात सुनकर वर्षा वापस लौट आई। अब वर्षा के सामने रीना का किरदार एक सवालिया निशान बनकर रह गया था। शायद रीना गलत है। वह रात को किसी को बुलाती है और राजेश को काबू कर लेती है। क्या पता बांध कर रखती हो और फिर जानबूझकर चिल्लाती हो ताकि लोग राजेश को गलत समझें और वह अपनी मनमानी करती रहे। कैमरा आने में तो अभी देर थी, इसीलिए वर्षा ने अपनी एक दोस्त लेडीज़ कांस्टेबल को फ़ोन किया और सारी बात बताई। वर्षा ने उससे कहा कि रात के वक्त मुझे तुम्हारी और तुम्हारी टीम की ज़रूरत है। तुम ज़रूर आना, लेकिन बहुत होशियारी से आना। उसकी दोस्त ने कहा, तुम बेफिक्र रहो। रात का खाना खाकर वर्षा अपनी दोस्त का इंतज़ार करने लगी। फिर न जाने क्या हुआ कि उसकी आंख लग गई। आंख खुली तो वह अस्पताल में थी। वर्षा ने अपने आसपास हैरत से देखा तो उसकी दोस्त उसके सामने खड़ी थी। वर्षा ने उससे पूछा, मैं यहाँ कैसे आई? वह हंसी और बोली, वर्षा तुम बहुत बड़ा कारनामा करके आई हो। कुछ दिनों से हमें शिकायत मिल रही थी कि कोई गिरोह बड़ी चालाकी से लोगों के घर चोरी कर रहे हैं। कल रात तुम्हारी वजह से वह गैंग हमारे हाथ लग गई। वर्षा कहने लगी, वह कैसे? उसकी दोस्त कांस्टेबल ने बताया, वर्षा, जो तुम्हारे घर किराएदार रहते थे इस गैंग का हिस्सा थे। उनका तरीका यही है कि वह बेसहारा औरतों के घर किसी न किसी बहाने घुस जाते और उन्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते। पति पत्नी के ऊपर इल्ज़ाम लगाता और पत्नी पति के ऊपर। यूँ औरतें उनके जाल में फंसकर बाकी सब भूल जाती। तुम्हारे साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया। तुमने खुद रीना को घर की एक एक चीज़ दिखाई। तुमने उसे अपने जेवर तक भी दिखाए होंगे, तभी तो उन्हें तुम्हारे अलमारी के लॉकर का भी पता था। वर्षा अपनी दोस्त कांस्टेबल की बात सुनकर हक्का बक्का रह गई थी कि लोग दूसरों को लूटने के लिए किस हद तक गुजर जाते हैं। वह तो ऊपर वाले का शुक्र है कि तुम बच गईं। फिर वर्षा ने पूछा, लेकिन मैं अस्पताल क्यों आई? मुझे क्या हुआ है? कांस्टेबल ने कहा, जैसे ही मैं तुम्हारे घर पहुंची, मैंने देखा वह दोनों पति पत्नी तुम्हें कमरे से निकालकर सोफे पर लिटा रहे हैं और तुम्हारी अलमारी से सामान निकाल चुके हैं। न जाने तुम्हारे साथ क्या होने वाला था। यह तुम्हारी किस्मत थी कि तुमने मुझे फ़ोन कर दिया था। मैं पूरी टीम के साथ गई थी। उनको नहीं मालूम था कि बाहर का दरवाज़ा खुला हुआ है। मैं अपनी टीम के साथ बिना आहट किए अंदर पहुंची और उनकी चोरी करते हुए रिकॉर्डिंग भी की। तुम बेहोश सोफे पर पड़ी हुई थी। जब वह सामान बांधने लगे, हमने उनके सर पर गन रख दी और उन दोनों को अरेस्ट कर लिया। तुम्हारी तरह न जाने कितनी औरतें लूट चुके थे। फिर मैंने तुम्हें देखा, तुम्हें जगाने की कोशिश की। तुम जाग ही नहीं पा रही थी। मुझे लगा कि शायद तुम बेहोश हो। पास के एक डॉक्टर को बुलाया तो पता चला कि तुम्हें बेहोशी की दवा इतनी ज़्यादा सुंघा दी गई थी कि जिससे तुम्हारी मौत भी हो सकती थी। मैंने जल्दी करके तुम्हें अस्पताल भिजवाया। यह सारी बात सुनकर वर्षा तो दोबारा बेहोश होने वाली थी। तभी उसकी कांस्टेबल दोस्त मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर कहने लगी, किसी बुरे साथ से अच्छा है कि तन्हाई में जी लो। मैं भी तुम्हारी तरह एक औरत ही हूँ
और एक कांस्टेबल हूँ। न जाने कहाँ कहाँ अकेले जाना पड़ता है। डरने से कुछ नहीं होने वाला। अपने आप को मजबूत करो। किसी किराएदार के रूप में मुसीबत को बुलावा देने से अच्छा है कि बोल्ड होकर अपने घर के अंदर रहो। और अगर किराएदार रखने ही हैं तो सबसे पहले उनके बारे में अच्छे से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। उसके बाद वर्षा ने किसी को भी अपने साथ नहीं रखा और फिर उसने यहाँ से अपना घर बेचकर अपनी माँ के पास ही ख़रीद लिया और फिर से जॉब करने लगी। इस तरह से उसने अपने आप को हर तरीके से मजबूत कर लिया। आज की दुनिया में आँख बंद कर किसी पर भी भरोसा करना बेवकूफ़ी है। हालांकि सभी लोग दुनिया में ख़राब नहीं हैं। कुछ सच्चे और अच्छे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन फिर भी किसी पर भी आँख बंद करके यकीन नहीं करना चाहिए।